सो हेलो व्हाट इज अप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हो कि अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक फेमस संस्कृत प्ले जिसका नाम है कादम्बरी, जिसको बाणा ने लिखा था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज मैंने कादम्बरी की जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो देने की कोशिश की है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। आई होप कि आपको सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा और शायद आपको टेक्स्ट पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, वीडियो से पहले जो बैकग्राउंड स्टोरी जानना जरूरी है, तो बैकग्राउंड स्टोरी पहले जान लेते हैं। तो कादम्बरी एक फेमस रोमांटिक नॉवेल है संस्कृत का। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेम कहानी है, बहुत फेमस है। और इसको लिखा था बाणभट्ट ने 7th सेंचुरी में, 6 to 7th सेंचुरी के बीच में लिखा था। ओके। और एक बात, बाणभट्ट ने जब ये लिखा था तो पब्लिश नहीं हुआ था, वो उसके पहले ही मर चुके थे। इसको कंप्लीट किया था उसके बेटा भूषण भट्ट ने, इसको ध्यान रखना। और जो कादम्बरी है इसीलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है पूर्व भाग और एक है उत्तर भाग। पूर्व भाग मतलब अर्लियर पार्ट और उत्तर भाग मतलब है लेटर पार्ट। पूर्व भाग को लिखा था बाणभट्ट ने और जो उत्तर भाग है उसको लिखा था भूषण भट्ट ने। ठीक है, तो अब क्या आते जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट हर्षवर्धन जो राजा था, हर्षवर्धन की सभा में काम करते थे और बहुत जल्दी वो राजा की बहुत करीब आ गए। तो ये था कुछ बाणभट्ट की और जो कादम्बरी की जो है स्टोरी। तो जो पहले कैरेक्टर है, कैरेक्टर को ध्यान से सुनिए। कैरेक्टर में पहले आता है तारापीठ, जो कि उज्जैनी का राजा है। चंद्रपीठ, जो कि है तारापीठ का बेटा। सुगनाश, जो उज्जैनी है, उज्जैनी का जो मंत्री है वो है सुकनाश। वैशंपायन है सुकनाश का बेटा। चित्ररथ है गंधर्व का राजा। और श्वेतकेतु है महर्षि जो पुंडरीक है, पुंडरीक का पिता। पुंडरीक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आपको बाद में मिलेगा, उसका भी लव स्टोरी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद है कपिंजल है पुंडरीक का फ्रेंड, और बाद में इंद्रायुध में कन्वर्ट हो गया था एक श्राप की वजह से। नेक्स्ट है शूद्रक है विदिशा नगरी जो है उसका राजा। जाबाली है महर्षि एक, और जो वो पैरट का जो स्टोरी है वही बताता है। ठीक है, उसके बाद है हरित, जाबाली का बेटा। उसके बाद बहुत सारे नॉट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और स्त्री की जो लेडी कैरेक्टर है वो लेडी कैरेक्टर में आता है बिलासवती, जो कि है तारापीर का वाइफ। मनोरमा है सुगनाश का पत्नी। उसके बाद है मंदिरा है चित्ररथ की स्त्री। ठीक है, उसके बाद है कादम्बरी चित्ररथ का बेटी। उसके बाद है महर्षिता हंस है महर्षिता का पिता। पत्रलेखा है चंद्रपीर का परिचरिका। मैं बताया है पत्रलेखा कौन है, स्टोरी में आपको मिलेगा। उसके बाद है चंडल का जो बेटी है वो जो है पहले, उसका कैरेक्टर बहुत पहले है, एकदम स्टोरी के पहले ही है। चंडल का जो बेटी है उसका कैरेक्टर। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो चलिए आप जो स्टोरी है वो शुरू करते हैं। तो स्टोरी ऐसे शुरू होता है कि शूद्रक नाम के एक राजा था जो कि विदिशा नगरी पर राज करते थे। और विदिशा नगरी कहाँ है? पितृवती नाम की एक नदी था, नदी के तीर पे ही वो स्थापित था। शूद्रक बहुत पावरफुल किंग था और अपनी ताकत की बल से वो बहुत राज्य जीत चुके थे। ठीक है, तो एक दिन वो सुबह अपनी राज्यसभा में बैठे थे, तो एक चंडाल की बेटी वहाँ पर आता है एक बुरी औरत के साथ। और जो सेना है वो पूछते हैं राजा को कि वो क्या अंदर आ सकते हैं, परमिशन क्या आप देंगे? वो एक तोता लेके आया है, वो आपको देना चाहता है। तो राजा कहते हैं ठीक है, उसको भेज दो। तो चंडाल की जो बेटी है और जो बूढ़ी औरत है वो उसके अंदर आता है और देखता है जो राज्यसभा है वो एकदम सोने से घिरा हुआ है, तो बहुत सजावट है उसमें, तो बहुत हैरान हो जाता है वो। तो क्या होता है, वो राजा के पास आता है और राजा को प्रणाम करता है और कहता है कि जो बूढ़ी औरत है, एक्चुअली चंडल का जो बेटी है वो कुछ नहीं कहता है, जो बूढ़ी औरत है वो कहता है कि महाराज ये तोता आम तोता नहीं, ये बोल सकता है और इसके पास बहुत विद्या है, वो बहुत ज्ञानी है। ठीक है, और बहुत चालाक है, तो ये तोता कोई आम तोता नहीं है, आप इससे बहुत फायदा आपको हो सकती है। जो तोता था उसका नाम है वैशंपायन। तो राजा को तोता देता है। उसके बाद राजा जो अपनी जो अतिथि है, मतलब जो चांडाला था, जो बूढ़ी औरत है, वो तो उनका गेस्ट ही है ना। जो पैरट है वो तोता सभी को अच्छी तरह से जो अतिथि आता कहते हैं उसको, जो गेस्ट को बहुत खातिरदारी करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो पैरट
जो चंडला की औरत, जो बूढ़ी औरतें, वो सभी खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और रेस्ट करने के बाद राजा तोता को कहते हैं कि अपनी जो स्टोरी है वो स्टोरी बताओ। तो तोता कहते हैं कि मेरी स्टोरी तो बहुत बड़ी स्टोरी है, मतलब तो आप अगर चाहते हैं तो मैं बता सकती हूँ, आप अगर सुनने में इंटरेस्ट है तो मैं आपको बताऊँगा। तो राजा कहते हैं चलो बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ, आपका जो स्टोरी है वो मैं सुनना चाहता हूँ। तो जो पैरट है, जो तोता है, वो अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। असली स्टोरी अभी शुरू होता है। भारत में बिंद पर्वत नाम के जो पर्वत है, वहाँ पर विंध्याटवी नाम के एक फॉरेस्ट, बिंद पर्वत की अंतर एक विंध्याटवी नाम के एक फॉरेस्ट है, वहाँ पर जो तोता है वो रहते थे। एक पेड़ था, उसका नाम था सिमुल, सिमुल ट्री, आप सभी को पता है, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं इसको हिंदी में। तो वहाँ पर रहते थे, एक गैप था, गैप में अक्सर जो तोता है वो रहते थे। तो जो उसका माँ है उसको पैदा करते वो मर चुके थे, तो उसका पिता ने ही उसको पाला था, खुद ना खाकर उसको बहुत प्यार से पाला था। लेकिन क्या होता है, एक दिन जंगल में शिकारी आता है, ठीक है। शिकारी आकर सभी को शिकारी आने के मतलब पशु पक्षी जो है वो समझ जाते हैं कि शिकारी है वो हम लोगों को हानि कर सकता है। जो शिकारी है वो उस दिन उसको ज़्यादा शिकार नहीं मिला। तो जो ग्रुप है, उनका ग्रुप उस पेड़ के नीचे आता है जहाँ पर वो तोता रहता है। उस पेड़ में सिर्फ वही तोता नहीं रहता है, बल्कि बहुत सारे तोता एक साथ रहते थे, लेकिन वो और उसका पिता जो है वो एक साथ रहते थे, एक कैप में, एक होल में। तो क्या होता है, जो शिकारी है वहाँ पर बैठा होता है, लेकिन उन लोगों को सभी लोग चला जाते हैं वहाँ से, लेकिन एक छोड़कर। तो ये क्या करते हैं, वो पेड़ में उड़ जाता है, उड़ने के बाद सभी तोता को मार देता है, ठीक है। आखिर में उसका पिता का जब बढ़िया, जब गैप में जो अपने हाथ है वो डाला, तो क्या तोता के पिता ने बहुत कोशिश की उसको अपनी नेल से जो है स्क्रैच कर दिया, लेकिन फिर भी पक्षी क्या कर सकता है, तो उसको मार दिया। लेकिन जो तोता था वो तो बहुत छोटा था, तो अपनी पिता की जो फेदर से घुस जाता है और वहाँ से गिर जाता है, लेकिन उसको ज़्यादा चोट नहीं लगता। तो वहाँ से वो चला जाता है उसको पिता के छोड़कर। तो जो तोता है वो तोता वहाँ से भाग जाकर एक रोड के साइड में बैठा होता है। उसको बहुत प्यास लगती है, लेकिन वो ज़्यादा दूर जा नहीं सकता था, वो बहुत चोटिल था। तो क्या होता है उसके बाद मर्सी जो जाबाली है, जिसको मैंने पहली कैरेक्टर में बताया है, एक हर्मिट, उसके आश्रम से कुछ लड़का नदी में स्नान करने जाता है। तो रास्ते पर ही उसमें से एक था हरित। हरित उस तोता को देखता है कि बहुत चोटिल है, वो घायल है, वहाँ पर बैठा हुआ है, शायद उसको प्यास लगी होगी। तो उसे देखता है, उसको हाथ में लेकर नदी के पास जाता है उसको पानी पिलाने के लिए। तो नदी में जाता है और उसको पानी पिलाते हैं, लेकिन नहाने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको लेकर आश्रम में वापस आ जाता है। तब जब वहाँ पर आता है तो जो पूरा स्टोरी है वो जाबाली को बताता है कि ऐसा हुआ था। जाबाली जब उस तोता को देखता है तो कहता है कि ये तो इसका पास इसका एक श्राप है, इसीलिए वो तोता है, लेकिन ये तोता असल में नहीं है। तो वो जो बैशापायन है उसका स्टोरी बताने लगता है। पहले पूछता है, पहले नहीं बताते, लेकिन जब रात हुआ तो रात के बाद जो जाबाली है, महर्षि जाबाली, वो सभी स्टोरी जो बैशंपायन को लेकर है वो अपनी स्टूडेंट से सभी को बताता है कि क्या हुआ था फिर बैशंपायन के साथ। अवंती देश में एक राज्य था जिसका नाम है उज्जैनी, जहाँ पर तारापी राज करते थे। वो बहुत नॉलेजेबल था, बहुत बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका कोई बेटा नहीं था। वो उसका बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं था। तो उसको वाइफ का नाम है बिलासवती, और उसका सेना है, सेना का नाम है, जो मंत्री है, मंत्री का नाम है सुकनास, और उसका जो वाइफ है उसका नाम है मनोरमा। तो एक दिन क्या होता है, जो रानी है बहुत दुखी होता है कि उसका कोई बेटा बेटी नहीं, इसीलिए असल में क्या होता है, वो मंदिर में गया था। मंदिर में जाकर वो सुना था कि जिसका पास बेटा बेटी नहीं होता है वो नरक में जाता है। तो इसीलिए बहुत दुखी था जो रानी है। तो राजा जो है वो बहुत उसको समझाता है कि ऊपर वाला ने हम लोगों को कोई चाइल्ड नहीं दिया है, तो आप दुखी क्यों हो, आप एक काम करो, आप पूजा व्रत जो है आप पालन करो, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो इस तरह से उसको शांत करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एक दिन राजा जो है वो एक ड्रीम देखता है, एक सपना देखता है कि जो चांद है, चांद रानी के मुंह में घुस गया, मतलब चंद्रदेव रानी के मुंह में घुस गया। और इस तरफ जो सूकनास है, जो कि मंत्री है, मंत्री सपना देखता है कि एक कोमल का फूल जो है उसका स्त्री मनोरमा के गोद में गिर गया। तो
इस सपने को लेकर बहुत टेंस होता है राजा और मंत्री, लेकिन मंत्री कहता है कि महाराज कुछ अच्छी होने वाला है शायद। तो कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा ही होता है, जो पता चलता है कि रानी गर्भवती है। तो इस तरफ वो गर्भवती है, इस तरफ सुकनस का जो स्त्री है, जो पत्नी है मनोरमा, वो भी गर्भवती है। तो कुछ दिनों के बाद जो रानी का बच्चा पैदा होता है, जो बेटा था, एक्चुअली उसका नाम है चंद्रपीर, उसका नाम रखा चंद्रपीर। चंद्र ने उसके मुंह में घुसा था, इसीलिए उसका नाम है चंद्रपीर, इसलिए ही चंद्रपीर नाम रखा था। सुकनास बहुत खुश था इस खबर सुन के कि राजा का बेटा हुआ है। तो राजा तो खुश था ही, उसके बाद पता चलता है कि सुकनस का भी बेटा हुआ है, उसका नाम रखा गया वैशंपायन। तो दोनों की जो बेटा हुआ है, इसके लिए बहुत जोर से फेस्टिवल मनाया जाता है वहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, जो वैशंपायन है और जो राजकुमार है, उनको भेजे जाते हैं पाठशाला पर। और पाठशाला पर जब वो पढ़ाई ख़त्म करते हैं तो वापस आना है अब, तो क्या होता है, एक घोड़ा भेजा जाता है राजकुमार को लाने के लिए, जिसका नाम था इंद्रायुध। बहुत फास्ट घोड़ा था, यूनिक घोड़ा था, मतलब आम घोड़ा का जैसा नहीं था वो। और उस तरफ वैशंपायन दूसरे घोड़ा पर चढ़कर वहाँ से आ जाता है। आने के बाद राजमाता बहुत खुश था कि जो मेरा बेटा आया है, और सुकनास तो खुश था ही। वो क्या होता है, जो राजमाता है उस दोनों को कहते हैं चलो पढ़ाई तो ख़त्म हो गई, अब शादी कर लो। तो राजकुमार जब विश्राम के लिए गया तो राजमाता ने पत्रलेखा नाम की एक लड़की को कुछ परिचारिका के साथ राजकुमार के पास भेज दिया। अब पत्रलेखा कौन है? पत्रलेखा है एक पार्श्ववर्ती राज्य का जो राजा था, उसका बेटी। वो क्यों आया है यहाँ पर? राजा तारापीर ने वो राज्य जीत लिया था, इसीलिए पत्रलेखा को वहाँ से लेके आया है। अब राजमाता ने पत्रलेखा को अपनी बेटी की तरह पाला था, ताकि वो जो राजकुमार है चंद्रपीर की सेवा कर सके। तो राजमाता ने सभी को भेजा पत्रलेखा को परिचारिका के साथ, और परिचय दिया कि ये पत्रलेखा है, आप इसे सम्मान दें, इसको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि ये कोई आम लड़की नहीं है, एक राजकुमारी है। और ख़ास राजमाता ने आपको पत्रलेखा को यहाँ भेजा है आपकी सेवा करने के लिए। तो राजकुमार कहता है चलो ठीक है, यही होगा, राजमाता के आदेश मैं पालन करूँगा। तो इस तरह से पत्रलेखा वहाँ पर रह जाता है, और जो बाकी की परिचारिका है वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पत्रलेखा और राजकुमार के बीच एक दोस्ती टाइप का हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन ऐलान होता है कि जो राजकुमार है वो अब राजा बनने वाला है। एक्चुअली जो तारापीर है वो अपनी जो राजपाट है वो बेटे चंद्रपीर को देना चाहता है। तो चारों ओर ऐलान हो गया, वो अब रिटायर लेने वाला है, और जो राजकुमार है वो नया राजा बनने वाला है। तो जश्न की बात है। तो एक दिन जो चंद्रपीर है वो अपनी मंत्री सुकनास के घर पर गया। तो सुकनास के घर पर वहाँ पर बैठा हुआ था उसका जो पत्नी है मनोरमा को प्रणाम किया, सुकनास को प्रणाम किया। वैशंपायन भी साथ में था। तो जो सुकनास है वो कहता है कि तुम्हें कुछ सीख की बातें बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है, एक राज्य चलाने के लिए बात बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। तो सुकनास कहता है तुम अब राजा बनने वाले हो, तुम्हारे पास धन संपत्ति का कोई कमी नहीं होगा, तुम्हारे पास जो ताकत है ताकत का कोई कमी नहीं होगा, लेकिन इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना। क्या होता है, जब कभी अपनी राजपाट संभालने लगता है तो बहुत अहंकारी हो जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत ताकत है, ताकत का गलत इस्तेमाल वो करने लगता है। तो सुकनास जो है मंत्री, वो यही चीज़ अपनी जो राजकुमार है ये चीज़ बताता है, और राजकुमार ये चीज़ सारी ध्यान से सुनता है। और एक बात बताता है कि अमीर लोग बहुत तरह से आपसे फ़ायदा लेने की कोशिश करेगा, उस चीज़ से आप बच के रहना। तो उसके बाद राजकुमार वो चीज़ सुनने के बाद राजकुमार का जो राज्याभिषेक होता है और राजा बनने की जो तैयारी है वो बहुत जोर शोर से चलता है। उसके बाद राजकुमार राजा बनता है, और सुकनास की जो कही बात वो हमेशा ध्यान रखता है और अपने राज्य में शांति स्थापित करता है, ठीक है। तो जो राजा तारापीर था, तारापीर बहुत खुश था कि मेरे बेटे जो है बहुत अच्छी तरह से अपनी राजपाट संभाल रहा है, तो वो बहुत खुश होता है। उसके बाद जो चंद्रपीर है, मतलब वर्तमान के राजा, वो अपनी राज्य में शांति स्थापित करने के बाद वो चाहता है कि मैं पार्श्ववर्ती राज्य जाऊँ, उसको जीत लूँ। हर राजा की जो कोशिश होता है कि मैं अपने साम्राज्य और भी बड़ा करूं और सभी मेरा जो ताकत है वो ताकत को समझे, इस तरीके की जो बात है चंद्रपीर वही फिर से वही करना चाहता है। तो सभी उसको कहते हैं ठीक है चलो तुम जाओ, तुम पार्श्ववर्ती राज्य जो है वो जीत कर आओ। तो इस तरह से जो
एक्ट नंबर 1 है वो ख़त्म होता है, एक्चुअली पहला पन्ना ख़त्म होता है और दूसरी जो एक्ट है वो शुरू होता है। तो अपनी अपनी जो देश है वो संभालने के बाद वो चारिदिक को जीतने के लिए वहाँ से निकल जाता है पत्रलेखा को लेकर। पत्रलेखा वो एक घोड़े पे जाता है और जो उसका घोड़ा है इंद्रायुध, और जो वैशंपायन है, वैशंपायन जाता है एक हाथी की पीठ पर, और बहुत सारी सेना तो जाता ही है उसके साथ। तो इस तरह से वो बहुत सारी जो राज्य है वो जीत लेता है। लेकिन 2 छोटी छोटी राज्य अभी भी जीतना बाकी था। राजकुमार वो राज्य भी जीत लिया। आखिर में कैलाश पर्वत की ओर वो आता है और देखता है एक नगरी है जिसका नाम है सुवर्णपुर। इस सुवर्णपुर में किरात जाति नाम के एक जाति रहता है। राजकुमार वो राज्य भी जीत लेता है। उसके बाद राजकुमार पहाड़ी एरिया है वहाँ पर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कुछ किन्नरी जो किन्नर है वो वहाँ पर टहल रहा है। तो राजकुमार उसके पीछा करता है। वो आखिर क्या करने जाता है वो देखने के लिए राजकुमार उसके पीछा करता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद राजकुमार और उसको ढूंढ नहीं पाता है, वो लोग कहाँ छुप जाता है पता नहीं। उसके बाद राजकुमार जो है अपनी जो दिशा है वो भूल जाता है, मतलब डीप जंगल में आ गया था तो रोड है वो ढूंढ नहीं पाता है कि आखिर कहाँ है, किस ओर जाऊँ। राजकुमार वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे मधुमक्खियाँ, बहुत सारे डाक वहाँ पर है। बहुत खूबसूरत जगह है ये। वो असल में जहाँ पर आ गया था वो बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वो कोई और ढूंढ नहीं पाता है, मतलब वो किस तरह से घर जाए। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, वो जो नदी है, नदी से पानी पीते हुए वहाँ पर नहाता है और जो कमल का फूल का जो खाने वाला हिस्सा है वो खा लेता है और वहाँ पर सो जाता है। लेकिन ठीक उसी के बाद एक बीना की आवाज़ सुनाई देता है, मतलब बीना लेकर कोई गा रहा था। तो ये बहुत खूबसूरत आवाज़ था, बहुत बहुत मीठा आवाज़ था। तो राजकुमार चाहता है कि ये जो आवाज़ है ये कहाँ से आ रहा है, मैं देखना चाहती हूँ। तो राजकुमार इंद्रायद को लेकर वहाँ से चला जाता है उस आवाज़ की ओर, ताकि वो कहाँ से आ रहा है वो देख सके। तो कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है कि एक छोटी सी पहाड़ है और पहाड़ी में एक लड़की जो है बीना बजा रहा है और गा रहा है। तो वो बाहर से ही उसको देखता है और देखता है बहुत खूबसूरत गा रहा था एक्चुअली वो। और वहाँ पर एक शिव मंदिर था, तो वो शिव को पूजा करता है और गाता है बिना लेकर। जो लड़की है उसकी एज करीब 18 साल होगी। जब वो गाना खत्म हुआ, बीना की जब आवाज थमी, तो वो जो लड़की वो देखता है कि राजकुमार बाहर खड़ा है और जो उसका घोड़ा है वो पेड़ पे बंधा हुआ है। और राजकुमार जब वापस उस लड़की को देखा तो उनको प्रणाम किया, एक्चुअली एक शिष्य की तरह उनको प्रणाम किया। लेकिन वो लड़की बहुत खूबसूरत था। लड़की की एक स्टोरी है, अब बाद में है। उसके बाद राजा जो राजकुमार थे वो अपनी पूरी बात बताते हैं कि मैं कहाँ से आया, अपनी परिचय देता है उस लड़की को। तो क्या होता है, वो कहता है कि चलो सामने ही एक पहाड़ है, और वो वहाँ पर जाता है एक शिष्य की तरह फॉलो करते हुए। वहाँ पर जाने के बाद देखते हैं कि जो पहाड़ है वो चारों ओर तमाल पेड़ से घिरा हुआ है और जगह भी बहुत खूबसूरत था। तो वहाँ पर जाता है और राजकुमार को कहता है आप बैठो। वही वहाँ उसकी घर है, वही उसकी सब कुछ आप कह सकते हैं। तो राजकुमार वहाँ पर बैठता है और बैठने के बाद आप कहते हैं कि आप थोड़ी विश्राम लो। उसके बाद जो लड़की है वो एक पात्र लेकर आता है और एक्चुअली वहाँ पर रखा था पात्र और कुछ रुद्राक्ष की माला ये सब रखी हुई थी वहाँ पर। तो कुछ देर बाद वो पात्र लेकर आता है और कुछ बिड़बिड़ाता है और उस पर ऑटोमेटिकली कुछ फल, एकदम रसीले फल वहाँ पर आ जाता है। वो राजकुमार को देता है कि आप लो, आप खाओ। लेकिन राजकुमार बहुत हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक पात्र से ऑटोमेटिकली फल कैसे आ सकता है। तो इस बात को लेकर बहुत हैरान था। लेकिन तब उस लड़की ने कहा कि आपको शायद ये खाना बहुत कम लग रहा होगा क्योंकि आप एक राजकुमार है, राजकुमार को शायद ये खाना पसंद नहीं होगा। तो राजकुमार कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस खाने के साथ बहुत संतुष्ट हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तो राजकुमार जो फल है वो बहुत एंजॉय के साथ खाता है। और फल खाने के बाद राजा कुछ देर विश्राम करता है और विश्राम करने के बाद वो उस लड़की को पूछता है कि आप अगर ऐसे सन्यासी कैसे बन गए, तो अपनी जो स्टोरी है मुझे बताइए, मैं उसको जानना चाहती हूँ। तो जो है अब उस लड़के का नाम है महाश्वेता, तो महाश्वेता जो है वो अपनी स्टोरी बताने लगता है। वो कहता है कि मैं एक गंधर्व राज का बेटी हूँ। मैं एक दिन अक्षोधर लेक जो है वहाँ पर बात के लिए गया था। तो वहाँ पर मैंने देखा बहुत हैंडसम एक लड़का को, वो था पुंडरीक। वो श्वेत केतु का बेटा है। तो एक दिन क्या करता है, वो नदी के पास से जाता है और उसके जो शरीर है, शरीर से बहुत अच्छे एक स्मेल आता है,
एक्चुअली उसके शरीर में मैंगो स्प्राउट था, उसके कानों के पास एक मैंगो स्प्राउट था। उस मैंगो स्प्राउट का बहुत खूबसूरत स्मेल था, इसलिए जो है अपनी महर्षता उसकी सुगंध से एकदम होश खो बैठता है और उसके प्यार में गिर जाता है। एक्चुअली हैंडसम भी था लेकिन स्मेल की वजह से एक्चुअली। उसके बाद क्या हुआ, जो महर्षता है उसके प्यार में गिर गया और पुंडरीक जो है वो भी महर्षता को पसंद करता था। तो एक दिन जब वो दोनों मिलते हैं एक जगह पर, तो पुंडरीक जो है अपनी मैंगो स्प्राउट महर्षता के कानों पर पहना देती है, ठीक है। और उस दिन उसके चीक पर टच किया था, तो इसीलिए जो महर्षता है वो बहुत खुश था। इस तरह से दोनों के बीच एक प्यार स्थापित होता है। लेकिन उस मैंगो स्प्राउट को देने के बाद पुंडरीक के पास एक रोजारी का माला था, वो माला जमीन पर गिर जाता है। तो महर्षता उसको नहीं बताता क्यों गिर गया है, वो माला को लेकर अपने शरीर में पहन लेता है, ठीक है। वो माला कोई आम माला नहीं था, वो माला था फॉरेस्ट गॉड ने उसको गिफ्ट किया था, ठीक है। तो बहुत वाइटल माला था। एक पुंडरीक एक एस्थेटिक था, तो जो कपिंजल है, कपिंजल उसको कहते हैं कि तुम्हारी माला कहाँ है। तो पुंडरीक कहते हैं क्यों, क्या हुआ, लेकिन वो देखता है कि उसका माला उसके पास नहीं है। वो बहुत वाइटल माला था, वो एक एस्थेटिक था इसीलिए। तो उसके बाद क्या हुआ, पुंडरीक महर्षता के पास जाता है वो जो माला है वो लेने के लिए। वो जाने के बाद वो एक थोड़ा सा गुस्से भी था और बहुत सेम भी था। तो वो उसको पूछता है कि जो माला दो वो मुझे वापस करो। तो अपनी जो माला है वो पुंडरीक को दे देता है, लेकिन वो एक्चुअली जो रोजारी का माला है वो नहीं देता है, वो कोई और माला उसको दे देता है। तो क्या हुआ, वो असली माला जो है वो महर्षता के पास रह गया, जो नकली माला है वो पुंडरीक ले गया है। तो उसके बाद वो एक चिट्ठी लेकर महर्षता के पास आता है। महर्षता वहां पर नहीं था, तो महर्षता की जो परिचारिका था तारलिका को वो चिट्ठी दे देता है। जो चिट्ठी था वो कहाँ, वो एक पेड़ की छालों पर लिखी हुई थी। तो जब महर्षता आया तो चिट्ठी पाया तो बहुत खुश था कि मुझे पुंडरीक ने चिट्ठी दी, लेकिन वो बहुत दुश्चिंता भी था कि चिट्ठी की वजह क्या हो सकती है। उसके बाद कपिंजल उसको कहता है कि पुंडरीक के जो लाइफ है वो आपके हाथ पर है। तो कहता है कि क्यों, क्या हुआ। तो वो जब पुंडरीक को इवनिंग पर मिलने की सोचता है, लेकिन ऑन हर वे, मतलब वो जब जाने वाला था तो पुंडरीक जो है वो मर गया था। तो उसके बाद से है वो सोचता है कि मैं अपनी जो जीवन है वो सैक्रिफाइस कर दूंगा पुंडरीक के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि जो पुंडरीक है उसका जीवन गया है महर्षता के लिए, वो उसके लिए ही उसका जीवन गया है। तो सोचता है कि मैं भी उसके साथ चिता में जल जाऊंगा। तो चीता की जो चीता है वो सजावट होती है, तरफ पुंडरीक का जो बॉडी है वो जलेगा, इस तरफ का जो बॉडी है वो अपना जलेगा एकदम जिंदा ही। तो उसके बाद वो जब चिता जलने वाला था, तो वहां से एक आवाज आती है, दैववाणी आता है कि तुम सैक्रिफाइस मत करो अपनी लाइफ, तुम फिर से मिलने वाला हो पुंडरीक के साथ, तो अपने जीवन मत दो। दैववाणी के सती जो कपिंजल भागकर वो दैववाणी के पीछे छूटता है और पता नहीं कैसे गायब हो जाता है। तो महर्षता सोचता है चलो ठीक है, मैं अपनी जीवन नहीं दूंगा, मैं एक सन्यासी बनकर शिव की सेवा करूंगा जब तक पुंडरीक मुझे ना मिले। तो अपने जीवन सैक्रिफाइस कर दिया और सन्यासी जो है सन्यासी ले लिया। तब उस दिनों के वक्त से वो सन्यासी है और पुंडरीक की प्रतीक्षा कर रही है। इस तरह से जो महर्षता है वो अपनी स्टोरी खत्म करता है। महर्षता के पिता ने, उसके माता ने बहुत कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन वो नहीं समझे, वो वहाँ पर ही बैठा रहा है। तो जो उसका परिवार है वो दुखी होकर वापस घर चला गया, लेकिन जो महर्षता है वहाँ पर ही रह गया। तो उसके बाद राजा कहता है, कोई भी लड़की अपने प्यार के लिए इतना कुछ नहीं कर सकता। तुम इतने साल से यहाँ पर बैठी हो, प्रतीक्षा कर रही हो अपनी पुंडरीक के लिए, ये कौन करता है? इससे ज़्यादा और सेक्रीफाइस क्या हो सकती है? अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया तुमने, पुंडरीक के लिए वेट कर रहे हो, तो इससे सेक्रीफाइस और क्या हो सकती है? तुम अपने को कभी भी दोषी मत मानो। इस तरह से जब राजकुमार बताता है कि तुम एकदम सही हो, तो वो थोड़ा सा शांत होता है। बातों बात में राजकुमार कहते हैं कोई आपकी जो परिचारिका है तारलिका को मैं नहीं देख रहा हूँ, वो कहाँ है? तो महर्षता जो है तारलिका के बारे में बताता है कि वो तारलिका यहाँ पर नहीं है, तारलिका है कादम्बरी के पास। अब कादम्बरी कौन है? तो वो कहता है कि जो कादम्बरी है वो गंधर्व राज चित्ररथ और मंद्री का बेटी है, और बचपन से हम लोग बहुत अच्छी दोस्त थे। मेरी दुख सुनकर, मेरी जो पूरी स्टोरी है वो कादम्बरी सुनकर बहुत अपसेट है। जो कैरुक है गंधर्व राज की एक सेना, वो दूत, वो कहा गया है कि कादम्बरी बहुत अपसेट है आपकी बात सुनकर, आपकी स्टोरी सुनकर। तो वो भी डिसाइड किया है जब तक आप शादी नहीं करते हो वो शादी नहीं करेगा, वो भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने की सोच रही है। एक्चुअली बहुत अच्छी दोस्त था वो दोनों।
इसीलिए उसने तारालेखा को भेजा है कि कादम्बरी जो है अपनी लाइफ तुम मत सेक्रीफाइस करो। तुम मेरे लिए क्यों सेक्रीफाइस करोगे, मैं तो पहले ही परेशान हूँ एक चीज़ को लेकर, लेकिन तुम अगर ऐसा करो तो और भी ज़्यादा मैं परेशान होगा। तो तारालेखा को इसलिए समझाने के लिए उसको भेजता है वहाँ पर। लेकिन तारालेखा नेक्स्ट डे आकर कहता है कि कादम्बरी जो है वो नहीं माना। मैं बहुत तरीके से उसको समझाने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं माना। वो कहता है कि मैं अपनी दोस्त की जो दुख है वो मैं सहना चाहती हूँ। ठीक है, तो बहुत समझने के बाद भी वो नहीं समझा है, इसीलिए तारालेखा वहाँ से चला जाता है और जो महेश आता है उसको बताता है। तो महेश आता सोचता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात नहीं सुनी तो क्या हुआ, मैं जाऊँगा वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर जाऊँगा और कादम्बरी को बताने की कोशिश करूँगा, उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो राजकुमार को पूछता है कि आपके पास कोई काम वगैरह अगर नहीं है तो आप क्या जा सकते हैं मेरे साथ वहाँ पर। ऐसी भी बहुत अच्छी जगह है, आप देख भी सकते हैं उसको, बहुत खूबसूरत प्लेस है वहाँ पर। तो आप क्या जाना चाहते हैं वहाँ पर। तो राजकुमार कहता है चलो ठीक है मैं जाऊँगा। तो सभी हेमाकेतु जाता है कादम्बरी से मिलने। तो पहली पार्ट में यहाँ पर ही खत्म करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में बाकी का स्टोरी बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी भी बहुत स्टोरी बचा है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास का जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अच्छे से रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।